हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी जो स्पेशली है वो एक प्रैक्टिस सेशन है और ये प्रैक्टिस सेशन हमारा सेंटेंस फिलर्स, ठीक है। अब ये फिलर्स जो है बहुत से दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि बोले सर हमारे को आप फिलर्स वाले क्वेश्चन कराइए, आरसी कराइए। तो इससे पहले हमने न्यू पैटर्न होमोनिम बेस्ट क्वेश्चन ले लिए, पैसेज ले लिया न्यू पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस फिलर्स के ऊपर है। देखिए, फिलर्स डबल फिलर्स हो सकते हैं, ट्रिपल फिलर्स हो सकते हैं। तो फिलर्स की क्या अप्रोच होती है, किस तरह से फिलर्स किया जाता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन में आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का। और ये क्लास अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हमारे एसबीआई क्लर्क मेंस है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क जो होने वाले हैं, एसबीआई पीओ, आरबीआई का जो असिस्टेंट मेंस होने वाला है, या एलआईसी, डबल एओ, एडीओ, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो देखिए फिलर्स की क्लास को। तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज देर आर 2 blank spaces below each sentence there are 5 pair of words denoted by numbers a b c d and e. Find out which pair of words can be filled up in blanks in the sentence in the same sequence to make the sentence grammatically correct and meaningfully कंप्लीट। ठीक है, मतलब यह है कि आपको नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में आपको यहाँ पर 2 ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं और उसके नीचे 5 पेयर वर्ड्स जो है, ठीक है, वो आपको ऑप्शंस में ए बी सी डी ई के द्वारा दिया गया है। अब इनमें से कौन सा पेयर आपके ऑप्शंस के जो है वो फिलर्स के तौर पर, ठीक है, राइट होगा, जो भी ग्रामेटिकली भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट या एक चीज इसने बोली है, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुली कंप्लीट। मतलब ग्रामेटिकली भी होना चाहिए और साथ ही साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए। मतलब अगर हम चाहे तो इसके अंदर एलिमिनेशन भी कर सकते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, और हम चाहे तो इसको मीनिंगफुल तरीके से भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट that existing coal plants are at low efficiencies, that DNEP relies on coal power to sustain the nation's base load to meet rising energy demand। तो देखिए, सबसे पहली चीज ग्रामर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहां हमें आर दिया है, क्या दिया है, आर। तो इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म में आईएनजी होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सभी में आईएनजी लगा है, मतलब सब आ सकती है। लेकिन सी ऑप्शन के अंदर एक दिया है सीमिंग। अब इससे पहले मैंने आपको कुछ स्टैटिक वर्ब्स पढ़ाइए। देखिए स्टूडेंट्स, एक जगह मिस्टेक कर रहे हैं, मेरे को देखने को मिल रहा है। जो इन क्लासेज को कंटिन्यू नहीं देख रहा है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। पहली चीज गलती क्या है कि मेरी हर क्लास का सीक्वेंस एक प्रॉपर तरीके से मैं क्लास ऑर्गेनाइज करता हूं, ताकि जो क्लास हम पढ़ने वाले उसमें पीछे से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से दिया हुआ है। जैसे स्टैटिक वर्ब में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स होती है जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे सीम है तो सीम, डीम, ठीक है, तो अपीयर, ये अपीयर्स होता है, सीम्स होता है, सीमिंग कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा हट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, फैक्ट के बावजूद भी या तथ्यों के बावजूद भी जो एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स है वर्तमान में वो लो इफिशियंसीज पर चल रहे हैं। अरे ये बात समझ में, तो चलने को क्या बोलेंगे, हैविंग तो बोलेंगे नहीं, तो ये भी हट जाएगा। इंगेजिंग बोलेंगे नहीं अपन, भाई इंगेज हो एक तरह से। और रीहियर्सिंग मतलब कोई चीज पुनर्अभ्यास तो होगा नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो चलने को जनरली रनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रनिंग। तो होगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स आर रनिंग एट लो इफिशियंसीज, कि तथ्यों के बावजूद भी जो एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स है, ठीक है, कोल प्लांट्स को बोला जाता है कोयला संयंत्र जो होते हैं, वो लो इफिशियंसीज पे चल रहे हैं। दैट डीएनईपी, देखिए डीएनईपी क्या है, आपको अच्छे से पता है। डीएनईपी की फुल फॉर्म है ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी, ठीक है, रिलाइज ऑन कोल पावर टू सस्टेन द नेशंस बेस लोड रिक्वायरमेंट टू मीट राइजिंग एनर्जी डिमांड। ठीक है भाई, जो एक तरह से डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड जो बढ़ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। अरे ये बात समझ में, रिक्वायर कर रहा है उस चीज को, तो इसलिए हमारा यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ आ गया? तो दोनों तरीके से ये चीज आप ग्रामर को भी देख सकते हो और सेंस के अकॉर्डिंग भी समझ आ जाएगी। तो ये फिलर्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ,
फिलर्स में आपके सामने अलग अलग तरह से लाऊंगा, अलग अलग तरह से जो क्वेश्चंस पूछे गए ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद वाली क्लासेज में हम हाई लेवल के फिलर्स भी करेंगे, ट्रिपल फिलर्स भी करेंगे, सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट फिलर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा, ट्रेडर्स जनरली टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बाइंग व्हेन प्राइजेस ट्रेंड अप और सेलिंग शॉर्ट व्हेन प्राइजेस ट्रेंड डाउन, and use that to find the right entry to and exit points for a profitable trade। तो देखिए, ट्रेडर्स जनरली ट्रेड करते हैं किस डायरेक्शन में, जो ट्रेंड में जो चीज चल रही है उस डायरेक्शन में जनरली ट्रेड करते हैं। तो कैसा क्या होता है उसके लिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडर्स जनरली आस्क टू ट्रेड, तो आस्क तो होगा नहीं, ठीक है, किसी भी तरह से। फिर मैं बात करूं, ट्रेडर्स जनरली कॉल टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यही मैं कहूं ट्रेडर्स जनरली सी टू ट्रेड, और ट्रेडर्स जनरली प्रेफर टू ट्रेड, और ट्रेडर्स जनरली नीड टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड यूज द नोटिस टू फाइंड। तो नोटिस का तो यूज करेंगे नहीं, तो ये भी नहीं होगा आपके। फिर मैं कहूं एंड यूज टू प्रोडक्ट टू फाइंड, और प्रोडक्ट का तो प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्ट होगा एक तरह से, तो ये भी हमारा रॉन्ग होता है। और यही मैं कहूँ आपको, ट्रेडर्स जनरली सी टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो ट्रेडर्स जनरली क्या करते हैं, ट्रेंड जो डायरेक्शन होता है, मतलब जो ट्रेंड में जो चीज चल रही है उसमें ट्रेड करने की प्राथमिकता देते हैं, और प्राथमिकता देने को क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रेफर। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा प्रेफर। दैट्स मीन ट्रेडर्स जनरली प्रेफर टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बाइंग व्हेन प्राइजेस ट्रेंड अप एंड सेलिंग शॉर्ट, और तब बेचते जब प्राइजेस ट्रेंड डाउन, एंड यूज द इंडेक्स, और साथ ही साथ सूचकांक, इंडेक्स यानी होता है सूचकांक, इंडेक्स का यूज करते हैं टू फाइंड द राइट एंट्री, ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए, राइट एंट्री फाइंड करने के लिए, एंड एग्जिट्स पॉइंट्स फॉर ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो यहां पर सुटेबल जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है प्रेफर और इंडेक्स। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने वो देखिएगा, पीपल सेड द एजुकेटेड इंडियंस एजिटेटिंग फॉर दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं बात करूं तो यहां पर सभी ऑप्शंस में वर है, वॉज है, हैज है, बीन है, इज है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हम ये देखेंगे कि इनसे जस्ट पहले वाला जो नाउन है वो कैसा है। अब इंडियंस सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इंडियंस ऑब्वियसली सी बात है प्लूरल है, तो जिन जिन ऑप्शंस में सिंगुलर वर्ब होगी वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो इंडियंस के साथ सिंगुलर वॉज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, बीन नहीं आ सकता डायरेक्टली, और इज भी सिंगुलर है, ये नहीं आएगा। तो हमारे सामने ऑप्शन ही एक ही बचा, और प्लूरल क्या है, वर। ये तो होता है हमारा जब ग्रामर पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए कभी भी जब फिलर्स के डायरेक्शन में आप अच्छे से ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको फिलर्स के डायरेक्शन में ग्रामेटिकली वर्ड दिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपको एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चंस दिए हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके किससे रिलेटेड होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ही एक ही होगा, वो क्या होगा, वर और समथिंग। मीन देख लेते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट एजुकेटेड इंडियंस, एजुकेटेड जो पढ़े लिखे इंडियंस होते थे, वर एजिटेटिंग फॉर समथिंग दैट डिड नॉट अंडरस्टैंड। एजिटेटिंग मीन्स होता है आंदोलन करना। वो एजुकेटेड इंडियंस जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो उस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे जिसको वो नहीं जानते थे, जिसको नहीं समझते थे, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखिएगा। These charges are paid by a telecom service provider whose subscriber a call to the service provider whose subscriber the call। तो देखिए, whose subscriber do a call, ठीक है, whose subscriber। अब यहां पर देखना, एक चीज अच्छे से समझो, इसमें भी थोड़ा ग्रामर का रोल है। यहां जितनी भी मेन वर्ब आई है, डू आया है, ट्राई आया है, आस्क आया है, मैक्स आया है, डिमांड आया है, ये सारी वर्ब जो है इसमें मैक्स को छोड़ दो तो सभी प्लूरल वर्ब है, जबकि मेक में एस या एस लगा हुआ है तो ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब यहां देखो फर्स्ट पोजीशन पे हुज सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ऑब्वियसली सी बात है सब्सक्राइबर कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आएगी आपके, सिंगुलर, जो कि एक ही दी हुई है, मैक्स। बाकी सभी वर्ब डू प्लूरल है तो ये रॉन्ग हो गया, ट्राई प्लूरल है तो ये रॉन्ग हो चुका है आपके, आस्क प्लूरल है तो ये रॉन्ग है, और डिमांड प्लूरल है तो ये रॉन्ग है। तो एक तो इस तरीके से हम इससे तुरंत ढूंढ सकते हैं ग्रामेटिकल कि सब्सक्राइबर सिंगुलर है तो मैक्स भी सिंगुलर है, तो यही ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो इसका होगा दीज चार्जेज आर पेड बाय ए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर
ठीक है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके द्वारा ये चार्जेज जो है ये क्या किए जाते हैं, पेड किए जाते हैं। हुज सब्सक्राइबर मेक्स ए कॉल, जिनके सब्सक्राइबर एक कॉल करते हैं टू द सर्विस प्रोवाइडर, किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, उस सर्विस प्रोवाइडर के सब्सक्राइबर क्या करते हैं, कॉल को रिसीव्स करते हैं। तो मैक्स रिसीव्स दोनों सिंगुलर वर्ब है और सब्सक्राइबर दोनों जगह सिंगुलर नाउन है, तो ये अपनी पोजीशन राइट हो चुकी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से देखिएगा। The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has since inception its unwavering focus on its primary remit, the preservation of stability। तो देखिएगा, द प्रिजर्वेशन ऑफ के जस्ट बाद ई जा सकता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मैं कहता हूं द प्रिजर्वेशन ऑफ विच स्टेबिलिटी, विच स्टेबिलिटी भी नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो चुका है। अब बचे 3, प्राइस स्टेबिलिटी हो सकता है, मनी स्टेबिलिटी हो सकता है, अमाउंट स्टेबिलिटी हो सकता है, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। मैंने कहा आपको कि रिजर्व बैंक्स इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है सिंस इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से, देखिए इसकी इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत या स्थापना से, इट्स अनवेवरिंग फोकस, अनवेवरिंग फोकस मीन्स आपके होता है अटूट ध्यान, या अटूट जो होता है ना एक तरह से फोकस करते हैं ऐसा जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं हटे। ओके, इसकी प्राइमरी रेमिट के ऊपर जो अनवेवरिंग फोकस था वो कैसा हो रखा था, रिटेंड हो रखा था। क्या हो रखा था वो, रिटेंड, इसलिए यहां पर पोजीशन मेंटेन्ड हो नहीं सकता, ड्रॉन तो चीज बढ़ती हुई हो नहीं सकती, बाहर जिसको आप निकाल नहीं सको, तो ये दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग हो गए। फिर उसके बाद में देखता हूं द प्रिजर्वेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है आपके मूल्य स्थिरता, हिंदी में प्राइस स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं, मूल्य स्थिरता का जो संरक्षण था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे सामने सिर्फ कौन सा राइट माना जाएगा, सी, जो कि सेंस के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिएगा, ए प्रिंटेड इन्विटेशन वॉज इन द नियर बाई विलेजेज एंड द मैसेज वॉज ऑन सोशल मीडिया टू। ठीक है, देखिए इन्विटेशन कभी भी ध्यान रखो किसी को भी क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इन्विटेशन को हम कभी भी क्या नहीं करते, सर्कुलेट नहीं करते, इन्विटेशन को डिस्पैच नहीं किया जा सकता, इन्विटेशन को डिजाइंड नहीं किया जा सकता। नियर बाई विलेजेज के अंदर वो क्या किया गया था, इन्विटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था। ठीक है, एंड द मैसेज वाज पुट ऑन द सोशल मीडिया टू। पुट ऑन मीन्स होता है डालना, कोई भी चीज प्रकाशन में लाना है, डालने को क्या बोला जाता है आपके, पुट ऑन, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन राइट होगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर डिस्पैच हो नहीं सकता, सर्कुलेटेड हो नहीं सकता, कॉल्ड बिल्कुल नहीं हो सकता, डिजाइंड वाले को ले लेता हूं, तो मैंने अगर यहाँ डिजाइंड किया तो ए प्रिंटेड इन्विटेशन वाज डिजाइंड इन द नियर बाई विलेजेज, आसपास के गांवों में प्रिंटेड इन्विटेशन को डिजाइन किया गया था, एंड द मैसेज वाज स्टाइल ऑन, तो स्टाइल ऑन हो नहीं सकता, इसलिए राइट क्या होगा, सिर्फ पुट ऑन होगा आपके। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छे से समझिएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ट ऑन द वर्ड्स, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है वो शब्दों के ऊपर बना है, आइडियाज पे बना है, एंड ऑफ दोज हु लेड एंटायर मूवमेंट्स फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए एनिहिलेशन यानी होता है सर्वनाश, ठीक है, मतलब जो जाति का जो सर्वनाश हुआ है उसके मोमेंट्स, एंटायर, जिन्होंने इस पूरे के पूरे इस मोमेंट की तरफ इसको ले गए। तो यहां पर देखिए भारतीय संविधान किस चीज के ऊपर बना है, शब्दों पर, विचारों पर, आइडियाज पर, साथ ही साथ हेल्प पर नहीं हो सकता, स्वेट पसीने पर नहीं हो सकता, मेहनत जरूर हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा क्या आपके पास, स्ट्रगल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ड ऑन द वर्ड्स, शब्दों पर बना है, आइडियाज पर बना है, और संघर्षों के ऊपर बना है उनके, जो कि इसके पूरे के पूरे मोमेंट को आगे ले गए फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किसके लिए, जाति के सर्वनाश के लिए, विद द फिगर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के लिए, कॉलिंग इनटू मेमोरी द काउंटलेस, ठीक है, अनगिनत उन लोगों की मेमोरी की गई, मतलब उनको याद किया गया अनगिनत, हु मार्च विद हिम एंड बिफोर हिम, जो उनके साथ आगे बढ़े और उनसे पहले रहे हमेशा। तो ऐसी कंडीशन में आपके ऑप्शन जो है
किसी भी तरह से मैं बात करूं तो कॉन्टेक्चुअली सिर्फ कौन सा राइट हो रहा है, स्ट्रगल्स और मार्च्ड हो रहा है। अरे ये बात समझ में ठीक है, बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, द ड्राफ्टिंग कमिटीज नीड टू एग्जामिन द शिफ्ट्स ऑकरिंग इन स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू प्रमोट न्यू इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने कहा द ड्राफ्टिंग कमिटीज नीड टू एग्जामिन द फोकस शिफ्ट्स। तो देखिए फोकस शिफ्ट्स किसी भी तरह से आपके नहीं हो सकता। मैंने कहा पैराडिग्म शिफ्ट्स, तो देखिए पैराडिग्म शिफ्ट आपने पढ़ी होगी अच्छे खासे तरीके से, जिसमें नई नई जो अप्रोच होती है उसको विस्थापित किया जाता है, मतलब पुरानी चीजों को हटाकर एक मिसाल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर नई चीजों को रखा जाता है, उसे आपके बोला जाता है पैराडाइम शिफ्ट्स। ठीक है, ऑकरिंग इन स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू प्रमोट न्यू टेक्नोलॉजीज इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से आपके जम चुका है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आगे और देख लेते हैं। मैंने कहा द ड्राफ्टिंग कमिटीज नीड टू एग्जामिन द मॉडल शिफ्ट, तो मॉडल शिफ्ट आपके हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने कहा शिफ्ट, तो ये भी नहीं होगा। और मैंने कहा एग्जाम्पल शिफ्ट ऑकरिंग इन स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टू प्रमोट न्यू व्यू, तो न्यू व्यू आपके नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन और वो है बी। तो यहाँ पर आपके पैराडाइम शिफ्ट्स का मीन मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी कोई चीज, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिमान विस्थापन। ठीक है, और कोई भी पुरानी चीज के ऊपर अगर आप कोई नई चीज उदाहरण के तौर पर या मिसाल के तौर पर अगर आप चेंज कर देते हो तो उसे बोला जाता है आपके पैराडाइम शिफ्ट। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से देखिएगा। विद इन द हिंदू सोशल ऑर्डर दैट ऑर्डेंस वर्क ऑक्यूपेशन लाइवलीहुड एंड स्टेटस अकॉर्डिंग टू बर्थ and individuals from moving away from their preordained status. It is important to the fundamental basis of this status if we are to set the operation of caste. Clear? अब यह आपके सामने है। तो देखिए मैंने कहा वी आर टू सेट द ऑपरेशन ऑफ कास्ट, दैट्स मीन हम जाति के उत्पीड़न को दूर करने के लिए है। मतलब हम किस चीज के लिए है यहाँ पर, एक तरीके से किस चीज को सेट कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति के ऊपर जो ऑपरेशन होता है, जो एक तरह से दमन होता है, उत्पीड़न होता है। तो देखिए विद इन द हिंदू सोशल ऑर्डर, हिंदू सोशल क्रम में अगर हम बात करें, द ऑर्डेंस वर्क ऑक्यूपेशंस लाइवलीहुड एंड स्टेटस अकॉर्डिंग टू बर्थ, जन्म के अनुसार जो उनका दर्जा होता है, स्टेटस होता है, लाइवलीहुड होती है, उनका ऑक्यूपेशन है, एंड इंडिविजुअल्स। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो एंड इंडिविजुअल्स क्या होगा, एंड बाइंड इंडिविजुअल्स हो सकता है, नहीं होगा। कीप इंडिविजुअल्स तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। मैंने कहा प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम देयर प्री ऑर्डेंड स्टेटस। तो देखिए प्रिवेंट को हम रख सकते हैं, क्लियर, लेकिन राइट नहीं करेंगे क्योंकि और भी ऑप्शंस दिए हुए। मैंने कहा एंड अलाउ इंडिविजुअल्स फ्रॉम मूविंग अवे, तो फिर मैं यहां पर अगर आपको कहूं इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर शैडो द फंडामेंटल बेसिस ऑफ दिस स्टेटस, भाई ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्टेटस के जो फंडामेंटल बेसिस है उसके ऊपर क्या करें, फॉर शैडो करें नहीं, या उसको परिवर्तन कर दे। परिवर्तन हम उसके ऊपर कर नहीं सकते क्योंकि एक सोशल ऑर्डर होता है, एक सोशल क्रमांक होता है। तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा और फॉर शैडो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं यहां पर विद इन द हिंदू सोशल ऑर्डर that ordains work occupation livelihood and status according to birth and restrains individuals, तो restraints आपके हो सकता है individuals को करने के लिए। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह से, आई होप आपको ये अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज द ऑटोमोबाइल कुड बी accompanied by grid and consumer level electricity storage at homes, offices and, ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल सिनारियो हो सकता है कभी, सिनारियो एक परिपेक्ष को कहा जाता है। अरे ये बात समझ में, जो समय समय पर परिवर्तन होता रहे। ऑटोमोबाइल समय समय पर परिवर्तन नहीं होता, उसके आइटम्स
ठीक है, वो समय समय पर परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक अपना अलग से सेक्टर होता है, बोला भी जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसलिए सिनारियो होगा नहीं। कभी भी आपने ऑटोमोबाइल फील्ड नहीं सुना होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कहाँ काम करते हैं तो आप जनरली यही कहोगे कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता हूं, मैं ऑटोमोबाइल फील्ड में नहीं। तो फील्ड अपने आप हट गया। ऑटोमोबाइल व्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारे सामने एलिमिनेट करने पर बी और डी ऑप्शन निकल कर आए। लेकिन आगे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर कुड बी accompanied बाई ग्रिड, ठीक है, एंड कंज्यूमर लेवल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एट होम्स, ऑफिसेज एंड सेगमेंट होगा क्या? नहीं। जहां होम ऑफिसेज प्लेस की बात हो रही है वहां राइट क्या होगा? फैक्ट्रीज। तो राइट हो जाएगा यहां पर स्टोरेज एट होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 10? वेरी गुड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट डिस्टर्बेंस ऑफ पीस एंड सोशल, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इसके अंदर हम। तो यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो इट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये एक जातीय भेदभाव है। दैट डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, जो शांति को क्या करता है, शांति की डिस्टर्बेंस को क्या करे। तो देखें मैंने कहा दैट पुल डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो पुल हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टर्बेंस को पुल नहीं किया जा सकता। मैंने कहा दैट क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो बिल्कुल क्रिएट कर सकता है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ग्रामर भी बोला था तो हु विच दैट के बाद जो वर्ब आती है वो जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो जस्ट पहले वाला नाउन कैसा होगा आपका? सिंगुलर है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और वर्ब सिंगुलर होगी तो उस वर्ब में एस या ई एस लगना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है जिसमें एस या ई एस लगा है, और वो वर्ब कौन सी है? हमारी कोजेज। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोजेज वाला। बाकी देख लीजिए किसी में भी एस या ई एस नहीं, यहाँ पुल है, क्रिएट है, मेंशन है, ड्रैग है, सब प्लूरल है, सिर्फ कोजेज ही सिंगुलर है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। दैट्स मीन इट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑफ पीस एंड सोशल अनरेस्ट, मतलब जो कि ये एक जातीय भेदभाव है जो कि किस चीज का कारण है? एक तरह से शांति और सामाजिक अशांति का कारण करता है, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? आई होप आपको समझ आ चुके होंगे कि फिलर्स किस तरह से किए जाते हैं, क्या क्या फिलर्स की अप्रोच होती है। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन और प्रीवियस में 2 क्वेश्चन और देखे हमने, जिनमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेंस भी पता नहीं लग रहा हो तो आप ग्रामेटिकल कंडीशन से अपने आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी अच्छे खासे तरीके से, अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं इसको, ठीक है, और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अपने। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बैंकर्स नीति और डिस्कशन के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, उसे आप ज्वाइन कीजिए और आगे भी आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी क्लासेज मिलती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड